नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है परंपराओं के द्वंद्वात्मक अध्ययन की प्रारूप। डीपी मुखर्जी का जो परंपराओं के द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है उसके अध्ययन के प्रारूप के बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज की परंपराओं का अध्ययन किया है और आपने कहा है कि यदि समाजशास्त्रियों को भारतीय समाज को समझना है तो इसकी परंपराओं का द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न कालों में अध्ययन करना चाहिए। आपने भारतीय समाज की परंपराओं के द्वंद्व के आधार पर प्रकाश एवं रूप सुझाए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है लघु एवं बृहद परंपरा में संघर्ष। डायलेक्ट ऑफ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। लघु एवं बृहद परंपरा में संघर्ष। सर्वप्रथम आपने ये कहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही आंतरिक दबावों के फलस्वरूप वैध परंपरा और लघु परंपरा में संघर्ष होता है। ऐसा लगता है कि हीगल ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत के संबंध में लिखा है कि जो वाद होता है उसके विरोध के तत्व उसी में से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की वैध परंपरा में विरोध लघु परंपरा के रूप में इसके विरोध में उत्पन्न हुए। समय समय पर भारतीय संस्कृति की परंपराओं के विरुद्ध भारतीय समाज में ही विरोध उत्पन्न हुए। भक्ति काल में चैतन्य, कबीर, दादू, नानक व बिस्ती आदि ने परंपराओं के विरुद्ध सुधारात्मक प्रयास किए। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने परंपराओं के विरुद्ध सुधारात्मक आंदोलन किए जो उस काल में विद्वान परंपराओं के विरुद्ध थे। तो ये पहला है लघु एवं बृहद परंपराओं में संघर्ष। दूसरा है पुनर्जागरण की श्रृंखला। डीपी मुखर्जी ने एक स्थान पर लिखा है कि भारतीय परंपराओं का अध्ययन हमें पुनर्जागरण के रूप में भी करना चाहिए। आप ही के शब्दों में कि 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण केवल एक है जो कि भारत में पुनर्जागरण श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। हम कम से कम पहले से 5 प्रमुख कालों को जानते हैं जिसमें परिवर्तन हुए और अभी सभी में नवजीवन के लक्षण मिलते हैं। इन पंक्तियों के बाद आपने भारतीय परंपराओं के संघर्ष के आधार पर निम्न 5 प्रमुख कालों का उल्लेख किया है और छठे ब्रिटानिया काल का आपने उल्लेख बाद में किया है। अब ये 5 काल कौन कौन से हैं? वैदिक काल, वैदिक एवं आर्य काल। उस टाइम की परंपराएं कैसी थी? युद्ध काल, गुप्त काल मतलब बुद्ध काल, वैदिक काल, बुद्ध काल, गुप्त काल, हर्ष एवं विक्रमादित्य काल, मुस्लिम काल अर्थात और ब्रिटानिया काल। इन कालों में परंपरा के संबंध में जो संघर्ष, अनुकूलन और परिवर्तन आदि मिले उनका उल्लेख आपने किया। इसके बाद में उच्च एवं निम्न, आरोही व अवरोही प्रक्रिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग प्रोसेस। मुखर्जी ने परंपराओं के अध्ययन के संबंध में टर्नर के वर्गीकरण का अनुसरण किया है। उनके अनुसार परंपराएं 2 भागों में बांटी गई है जो इस प्रकार है, एक तो उच्च हाई और एक लो। आपने इस वर्गीकरण के अनुसार परंपराओं के द्वंद्व के अध्ययन की योजना का उल्लेख किया है जिसमें गुरविच के विचारों का भी समावेश किया है। आपने कहा है कि मुख्य बात यह है कि समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए जिसमें संबंधित क्रियाएं शिखर से नीचे की ओर आती है और धरातल से शिखर की ओर जाती है, जिनको आपने निम्न शब्द में व्यक्त किया। नीचे गहराई में जाना और ऊपर ऊंचाई की ओर जाना, इनको हम परंपराओं के आरोही और अवरोही प्रक्रिया कह सकते हैं।
जिसमें परस्पर संघर्ष, अनुकूलन, सामंजस्य, समन्वय होता है। आपने लिखा है कि और मैं ये सोचता हूँ कि भारतीय समाज एवं भारतीय समाजशास्त्र, हमारे सभी शास्त्र समाजशास्त्री हैं। इस कथन को आपने इस संदर्भ में कहा है कि भारतीय समाज के संबंध में बहुमूल्य समाजशास्त्रीय ज्ञान हमारे शास्त्रों में देखा जा सकता है। इसके बाद में आंतरिक और बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। आंतरिक और बाह्य परंपराओं में द्वंद्व। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज की जो परंपराओं के द्वंद्व का वर्णन करते हुए लिखा है, भारतीय परंपराओं का टकराव समय समय पर बाहर से आई परंपराओं से होता रहा है। इनमें मुख्य रूप से इस्लाम एवं पश्चिमी बाह्य परंपराएं हैं। इन बाह्य परंपराओं के कारण भारतीय परंपराओं में काफी परिवर्तन आया है। इन बाह्य परंपराओं के कारण भारतीय परंपराओं में काफी परिवर्तन आया है। पश्चिम की परंपराओं का विश्लेषण आपने अपने लेख वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी में किया है। इसी के साथ ही पांचवा है परंपरा और एवं आधुनिकता में द्वंद्व। मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, ये दोनों में भी द्वंद्व चलता है। डीपी ने लिखा है कि परंपरा और आधुनिकता में टकराव होता है। इसको आपने द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत किया। आपने एक प्रकार से परंपरा को वाद और आधुनिकता को प्रतिवाद माना। इन दोनों के द्वंद्व से जो संशोधित और समन्वित परिणाम निकलता है, उसी को आपने आधुनिकता कहा। इसे अग्र प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे वाद, प्रतिवाद और संवाद। इस तरीके से तो इस पर डीपी मुखर्जी कहता है परंपरा, आधुनिकता और आधुनिकरण। इस तरीके से इन्होंने इसको कि ये भी एक द्वंद्व के माध्यम से ही आधुनिकरण की प्रक्रिया, जो आधुनिकरण निकल के सामने आया। डीपी मुखर्जी ने लिखा है कि वर्तमान का अध्ययन अतीत के संदर्भ में ही किया जा सकता है, इसलिए आधुनिकरण को समझने के लिए परंपरा का समझना आवश्यक है। परंपरा और आधुनिकता के अंतर खेल से परंपरागत मूल्यों, सांस्कृतिक प्रतिमानों में जो विस्तार और परिमार्जन होता है, वही आधुनिकरण है। योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन में सोशल चेंज इन इंडिया एन अप्रोच में लिखा है कि डीपी मुखर्जी की कृतियों में हम परंपराओं के प्रकारों, विस्तरों का संपूर्ण विवेचन पाते हैं, जिसमें परिवर्तन, अंतःक्रिया तथा टकराव के द्वारा परिवर्तन होता है। योगेंद्र सिंह ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि डीपी ने अपना ध्यान अधिकांशतः वृहद परंपराओं, इस्लाम, हिंदूवाद और आधुनिक पश्चिम पर केंद्रित रखा है तथा परंपराओं की लघु संरचना की विवेचना अति न्यून है। डीपी मुखर्जी द्वारा अपने विभिन्न लेखों, अध्यक्षीय भाषणों एवं कृतियों में परंपराओं के अध्ययन से संबंधित द्वंद्व के रूपों का जो वर्णन किया है, उनको सार रूप में निम्न प्रकार से भी प्रस्तुत किया है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से ये महसूस कर चुके हैं कि जो डीपी मुखर्जी का परंपराओं के द्वंद्वात्मक अध्ययन के प्रारूप है, उनसे ये साबित हो चुका है कि वास्तव में जो परंपराएं आती हैं या आधुनिकरण जो आज हमारे है, वो इन परंपराओं के द्वंद्व का ही परिणाम है, जो हम आधुनिक भारत में है। आधुनिकरण, आधुनिक मानव है, आधुनिक संस्कृति को हमने अपना रखा है। इस तरीके की जो देन है, वो निश्चित रूप से परंपराओं के द्वंद्व के कारण ही हमें प्राप्त हुई है। यह बात डीपी मुखर्जी कहना चाहते हैं। इसी के साथ आज ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ और अगले टॉपिक में हम आपसे फिर मिलते हैं, कुछ उसी शब्दों को साथ में लेके।
और इसी टॉपिक के आगे आपसे मिलते हैं। नमस्कार।